यहाँ नहीं पूछी है, अगर आपका 8 तारीख को बड़ा अमाउंट भी डिपॉजिट है तो एट द आउटसेट अगर सेकेंड राउंड में आपका कोई आ जाता है उसमें मांग लेते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट इशू। बट शुरू के इसमें इन्होंने डेट नहीं मांगी है, दैट इज आई थिंक क्वाइट अप्रिशिएबल। तो यहाँ पे आपको डेट नहीं देनी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सपोज करिए मैंने 5 बार में 5 एक ही आदमी से 5 दिनों में जमा किया, तो क्या मैं उसका कंसोलिडेट दूं या उसको अलग अलग दूं? क्योंकि अब अगर मैं उसको कंसोलिडेट देता हूं तो वेदर द सस्पिशन वुड बी रेज्ड, वी आर नॉट अवेयर। जो ये डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर दैट हाउ आवर इंफॉर्मेशन वुड बी प्रोसेस्ड। तो क्या वहां पे एक इशू आ सकता है कि भाई 20,000 से ऊपर का आपका कैश पेमेंट हो गया, आपने रिसीव कर लिया, तो वो वापस से आपका लूप में डाल देगा, फिर आपसे पूछेगा बताओ जी आप डेट वाइज बताओ। तो क्या ये मेरे फेवर में है कि मैं उसको बजाय कंसोलिडेट देने के मैं अलग अलग दे दूं? अगर आप इसका जो यूजर गाइड देखेंगे वो आपके उसमें नहीं है, तो उन्होंने जो स्पेसिफिकली कहा है B4 कैश रिसीव फ्रॉम आइडेंटिफिएबल पर्सन विद पैन, तो उन्होंने लिखा है पैन वाइज लिस्ट। तो वो तो रेफर कर रहे हैं पैन वाइज लिस्ट, इट मींस दे वांट कंसोलिडेटेड। उसके बाद B5 में लिख रहे हैं पर्सन वाइज लिस्ट, जहां पे कि आपका पैन अवेलेबल नहीं है। और जो B6 है अनआइडेंटिफाइबल, वहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाइज लिस्ट। तो अभी मैं आगे वाले पे आऊंगा। तो ये एक इसमें थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात है कि क्या मैं उसको अलग अलग बताऊं डेट वाइज, सो दैट आई मे रिमेन सेफ सो फार एज दिस लिमिट ऑफ 20,000 कैश पेमेंट इज कंसर्न। तो दैट इज टू बी सीन। अब यहाँ पे उन्होंने ये CSV दी है, वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें अब आ जाते हैं, इसमें जो मैंडेटरी फील्ड है, एक रिमार्क्स को छोड़ के बाकी सब मैंडेटरी फील्ड ही हैं। तो जो फील्ड दिए हैं उन्होंने, पैन ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट रिसीव्ड, रिमार्क्स। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है, सपोज करिए किसी आदमी की कोई प्रोप्राइटरशिप है, तो उसका पैन तो होगा पर्सनल नाम में या मैं प्रोप्राइटरशिप में, तो अगेन हाउ द डेटा एनालिटिक्स वुड टेक प्लेस? तो वो कहीं ऐसा कहे कि सर ये तो पेन ही फर्जी है कि जिस पेन की ये बात कर रहे हैं उसके नाम में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्या हम उसका पहले जाके उस पे पेन देख ले, एग्जैक्ट नाम लिखते हैं और रिमार्क्स में जाके लिखते हैं प्रोप्राइटर दिस या दिस? सो आई थिंक दैट वुड बी मोर सेफ देन डायरेक्टली राइटिंग द प्रोप्राइटरशिप नेम। इट वुड बी गुड टू fill the exact name as per pen rather than, क्योंकि again no person is looking at your information, it is the data software driven, so we don't know that how this information would be processed, so that one thing is need to be seen. तो ये पेन हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया, वो मैंने आपको बताया कि इसको हम कैसे डील कर सकते हैं। रिमार्क्स में आप प्रोप्राइटर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। तो जो CSV फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो लिखेंगे, इन्होंने दिए हैं 6 ऑप्शन है सर। कैश सेल्स, तो CSV फाइल में जो आपको लिखना है RS, लोन रिसीव्ड इन कैश RL, लोन रीपेमेंट इन कैश, तो ऑफ कोर्स ये लोन रीपेमेंट जो आपने दिया हुआ है वो वापस आया वो ही होगा RR, गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश RG, डोनेशन रिसीव्ड इन कैश RD, अदर कैश रिसीव्ड्स RO। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने कैश सेल लिखा है, कैश सेल, रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं लिखा है, कैश सेल। तो क्या मैं रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी इसमें कंसीडर कर सकता हूं? मेरे ख्याल से वो कंसीडर यहां पे करना चाहिए, क्योंकि अगेन डेटा एनालिटिक्स है। अगर मैं अदर वाले में भरता हूं तो पॉसिबली माई इंफॉर्मेशन व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल, क्योंकि आप स्पेसिफाइड उससे बाहर निकल रहे हैं, जो स्पेसिफिक दिया उससे बाहर निकल रहे हैं। तो योर इंफॉर्मेशन मे बी डेल्ट विद डिफरेंटली देन व्हाट यू व्हेन यू फिल हियर इज कैश सेल, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द कैश सेल अगेंस्ट द व्हिच द एडवांस द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। तो वो भी एक देखने वाली बात है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो वेदर दैट डेटर्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स आई कैन कवर हियर, क्योंकि अदर्स केस में जाके मेरे को इंफॉर्मेशन देने में इट मे बी समथिंग जो कि डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंट तरीके से रीड किया जा सकता है। अब आ जाता है कैश रिसीव फ्रॉम आइडेंटिफिएबल पर्सन विदाउट पैन। तो यहाँ पे नाम, एड्रेस, वही सेम चीजें हैं सारी की सारी। अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आपकी ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होगी?
सपोज करिए आपने जो पैन नंबर दिया, ही डिनाइज द इंफॉर्मेशन। इट इज पॉसिबल। देखिए आपने जो डेटा दिया, आपने पैन वाइज डेटा दिया कि इन का पैन है, ये आपने अपडेट कर दिया। क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी डायनामिक है और ये इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, इट वुड बी रेगुलरली अपडेटेड। तो इट इज पॉसिबल कि आपने इधर क्लिक किया, वहां सबमिट हुआ और उसके अकाउंट में वापस से अपडेट हो गया कि भैया तूने वहां पे कैश पेमेंट उसको किया है। नाउ ऑप्शन में भी गिवन कि भैया आप कंफर्म करिए आपने दिया नहीं, तो क्या होगा? तो क्या मैं लिखने के पहले भी उससे कंफर्म करूं? तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीजें हैं कि इसको कैसे रीड करें। क्या कोई फर्दर इंक्वायरी होने वाली है? अगर मैं मान लो कोई नेम और एड्रेस मेरे पास अवेलेबल है, सपोज करिए कोई इंक्वायरी होती है और वो एड्रेस फेक निकलता है। सपोज करिए मेरे पास कोई कैश परचेज करने के लिए आया, मैंने क्या किया सर, आइडेंटिफाई में लिख दिया, उसने जो XYZ एड्रेस दिया मैंने लिख दिया। तो क्या इट इज सेफ फॉर मी टू राइट इन अनआइडेंटिफाइबल रादर देन आइडेंटिफाइबल, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन ही फेक हो गई। तो वहां पे भी अभी थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि आप जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यू मस्ट बी सर्टेन व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर सबमिटिंग, बिकॉज the incorrect information have more repercussion than no information possibly। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि अगर हम आइडेंटिफाइबल एड्रेस दे रहे हैं तो we must be certain that it is the correct address, because this information you have submitted, even after 2 years they can call upon you and say that what you have submitted was incorrect. So it is, we are in just assessment year 17-18, so the window is still open for 8 years. What you are submitting right now would remain there for a long period. So please be aware कि whatever you are submitting must be certain information, and with prior confirmation it would be better. तो ये जो हम आ गए इसमें विदाउट पेन वाले में आ गए। उसके बाद आ जाते हैं कैश रिसीव फ्रॉम अनआइडेंटिफाइबल पर्सन। तो जो बाकी की जो है वो अनआइडेंटिफाइबल में आ जाएगी। अब ये भी किस परसेंटेज में क्या उसको एक्सेप्टेबल होगा सॉफ्टवेयर को, कैसे इसको प्लान, वी आर नॉट अवेयर। तो इट्स बेटर टू स्टिक टू द रियलिटी, क्या एक्चुअल में जो रिसीव हुआ है तो वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने जो है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वाइज दिए। तो क्या इसमें जो, क्या मेरे को मान लो सपोज करिए कोई 1000 रिसीट हुई है, अलग अलग कैश सेल है मेरे, सपोज करिए 8 नवंबर के बाद और 30 अक्टूबर तक सपोज करिए मेरे 500 बिल कर गए, सॉरी दिसंबर। तो क्या वो इंफॉर्मेशन मेरे को अलग अलग देनी है, कंसोलिडेट देनी है? थोड़ा सा जो क्लू मेरे को जो मिलता है, अगेन जो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो अगर उसमें देखेंगे तो वो लिखते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वाइज लिस्ट, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन वाइज लिस्ट। तो इट मे बी कंसोलिडेटेड, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने CSV का भी ऑप्शन दिया है। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि हम सारों को अलग अलग ही ले लें रादर देन कंसोलिडेटिंग इन वन अकाउंट। सो दैट वुड मोर फेवर टू अस रादर देन गिविंग कंसोलिडेटेड अमाउंट। और जो लास्ट ऑप्शन है जो कि सरकार चाहती है कि आप किसी भी ऑप्शन में नहीं भरें और आके यहीं पे भर दें, कैश टू बी डिस्क्लोज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो जो बाकी बच्चा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं वो ऊपर करने हैं, बाकी का यहाँ आके, और जो टोटल है वो आपका बैलेंस जो है निल हो जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे कंफ्यूजन है स्टिल टू बी, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें हम एक प्रिजम्पशन ही ड्रॉ कर सकते हैं। What they will, how they will treat this entirely different issue. Thank you.